आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी 12th फेल को। ये फिल्म खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से हताश हो चुके हैं और बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आता कुछ करने का। तो दिल थाम के बैठिए, अब आपको मैं सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम चंबल के रहने वाले मनोज नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए चिट बना रहा होता है। जिस विद्यालय में वो पढ़ता है वो एक विधायक का है जो कि खुलेआम बच्चों को चीटिंग कराता है। पूरे गांव में विधायक का ही राज चलता है और उन्हीं के कहने पे सब होता है। हम देखते हैं कि घर में एक सरकारी आदमी आता है मनोज के पिताजी का सस्पेंशन लेटर देने। बात यहाँ ये थी कि चौहान साहब ने बीज वितरण की फाइल पर साइन करने को कहा था, लेकिन पिताजी ने किए नहीं, ये कहते हुए कि सारे बीज तो विधायक के यहाँ जा रहे हैं, तो घपलेबाजी की फाइल में साइन क्यों करूँ। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और पिताजी ने विधायक की दलाली के लिए चौहान पर चप्पल बरसा दी। तो पिताजी की ईमानदारी उनके सस्पेंशन की वजह बन गई। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ गया था मनोज परीक्षा देने, लेकिन तभी वहाँ आ धमकते हैं डीएसपी दुष्यंत जो कि चीटिंग बंद करा देते हैं। वो बहुत ईमानदार और वफादार थे अपनी नौकरी के प्रति, तो घूसखोरी भी उनके सामने नहीं चलती। पिताजी फैसला करते हैं कि इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ वो हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे। पिताजी के पिताजी ने देश की सेवा में अपनी जान दे दी थी, तो उन्हीं का खून इनके अंदर दौड़ रहा था और उनकी माँ यानी कि दादी जी भी पूरे सपोर्ट में थी। बस उनकी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा था कि घर बार छोड़कर दिल्ली जाके केस लड़ें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। पर पिताजी ने जो ठान लिया था सो ठान लिया था, तो उनकी धर्मपत्नी उनकी भावनाओं को समझ के जाने देती हैं। परेशानी ये थी कि घर का कमाऊ इंसान चला गया तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि दादी ने तो दादाजी की पेंशन का पैसा देने से ही मना कर दिया था। तो मनोज और उसका भाई कमलेश एक जुगाड़ू सवारी ढोने वाला टेम्पू चलाना शुरू कर देते हैं पैसे कमाने के लिए। विधायक की बस भी चलती थी, तो उनके आदमियों से ये देखा नहीं जाता कि वो सवारी ले जा रहे हैं, तो दोनों में खूब बहस होती है और कमलेश अपने पिता की तरह अन्याय से लड़ते हुए विधायक के आदमी के ऊपर चप्पल चला देता है। वो थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी पुलिस उन्हें उठा के लेके चली जाती है। पुलिस वाला उन्हें मारते हुए उनके पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो मनोज को ये बर्दाश्त नहीं होता और कहता है कि पिताजी के बारे में कुछ बोला तो दुनाली से खोपड़ी उड़ा दूंगा। पुलिस वाला कहता है कि जा दुनाली लेके आ, आज या तो तू मुझे उड़ा दे वरना मैं तेरे भाई को उड़ा दूंगा। मनोज भागता है, लेकिन दुनाली लेने नहीं बल्कि डीएसपी के घर की ओर, और उन्हें पूरी बात बताते हुए विनती करता है अपने भाई को छुड़ाने की। डीएसपी साहब उसके साथ आते हैं और भाई को छुड़वा देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बाकी पुलिस वाले विधायक के दलाल हैं। डीएसपी साहब उन्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ते हैं। तो मनोज उनके रुतबे और उनकी ईमानदारी से इतना आकर्षित हो गया था कि वो कहता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। कैसे बनूंगा सर? डीएसपी मुस्कुरा कर कहते हैं कि चीटिंग छोड़नी होगी बस, और फिर इतना कहकर वो चले जाते हैं। अगले साल तक डीएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया, तो फिर से स्कूलों में वही होने लगा जो होता था। पर मनोज ने इस बार नकल नहीं करी, क्योंकि उसके मन में डीएसपी साहब की आवाज गूंज रही थी कि चीटिंग नहीं करनी है। बिना नकल किए पास होकर वो अगले 3 साल ऐसे ही मन लगाकर पढ़ता रहा। घर का खर्चा उठाने के लिए माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। जिस दिन मनोज ने बीए पास किया उस दिन दादी उसे अपने पास बुलाती हैं और अपने बक्से से निकाल कर उसे खूब सारे पैसे देती हैं। ये पैसे उन्होंने मनोज की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करे थे, ताकि वो बाहर जाके पढ़ाई करके जब वापस आए तो वर्दी में ही आए। मनोज सभी को अलविदा कहकर बस पकड़ के निकल पड़ता है ग्वालियर की ओर डीएसपी बनने का सपना लेकर। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो पाता है कि उसका बैग गायब है। उसे पता चलता है कि जो महिला उसके बगल में बैठी थी वो बैग चोरी करके ले गई और सारे पैसे उसी में थे। मनोज को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। ये मुसीबत कम थी कि तभी उसे पता चलता है कि सरकार ने 3 साल के लिए भर्ती पर रोक लगा दी है। अब मनोज और हताश हो जाता है कि जो सपना लेकर वो निकला था अब उसका क्या। मनोज कई दिन ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर निकाल देता है, लेकिन एक दिन उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो अपना स्वाभिमान किनारे करके वो भोजनालय में खाना मांगने चला जाता है। खाना मिलते ही वो उस पर टूट पड़ता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है पांडे से, जो कि वो भी पीसीएस की तैयारी करने आया था, पर अब जा रहा था दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने। पांडे और मनोज के बीच बातचीत होती है, तो मनोज को पता ही नहीं था कि डीएसपी से भी बड़ा कोई पद होता है। वो अब ठान लेता है कि वो आईपीएस बनेगा, पर दिल्ली जाने के पैसे थे नहीं, तो अपनी दुविधा बताते हुए पांडे से ही कह देता है साथ ले चलने को। पांडे अच्छा इंसान था तो उसे साथ लेके चला जाता है, और जब वो लोग दिल्ली में बसे मुखर्जी नगर पहुंचते हैं तो मनोज हैरान हो जाता है कि अकेला सिर्फ वो नहीं बल्कि लाखों लोग आए हैं अफसर बनने। वहाँ उनकी मुलाकात होती है गौरी भैया से, जो कि 5 अटेम्प्ट दे चुके थे यूपीएससी के और छठा देने जा रहे थे। 8 साल से वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें पूरी जानकारी थी कि कैसे प्रीलिम्स निकालना है, फिर मेंस और इंटरव्यू पास करना है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि वो अपना छठा अटेम्प्ट भी नहीं निकाल पाते और अब अफसर बनने के उनके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। पांडे को लगता है कि वो एक हारे हुए को गुरु बनाकर चल रहा था, तो वो उनका साथ छोड़ के अंग्रेजी मीडियम वाले के पास चला जाता है जिसका सिलेक्शन हो गया था। गौरी भैया फिर भी हार नहीं मानते और वहीं खोल लेते हैं रीस्टार्ट नाम की चाय की दुकान। ये सोचकर कि हम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, हमारे जैसा कोई और बन गया तो यही सोचेंगे कि हम भी बन गए। मनोज को पैसों की तंगी थी, तो वो एक लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर देता है। फिर चाहे झाड़ू लगाना हो या बाथरूम साफ करना, वो हर काम करता था और समय निकाल कर वहीं पढ़ भी लेता था। मनोज अपनी तरफ से खूब मेहनत करता है, पर अफसोस कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाता। गौरी भैया समझाते हैं कि उदास मत हो, फिर से रिस्टार्ट करो। मनोज गौरी भैया के काम में भी मदद
मदद कर दिया करता था। तो एक दिन वो चाय लेके अंग्रेजी मीडियम वाले ग्रुप में पहुंच जाता है, जहाँ सबके गुरु थे IAS ऑफिसर दीप मोहन। पांडे उन्हीं का चेला बन गया था और दीप मोहन मनोज को चाय वाला समझ लेता है। तभी पांडे बताता है कि वो चाय वाला नहीं है, बल्कि वो भी UPSC स्टूडेंट है। तब दीप मोहन उस पर दया दिखाने लगता है, पर भोला मनोज कुछ समझ नहीं पाता। अब एक दिन पांडे अपने दोस्तों के साथ बैठा मनोज के बारे में बता रहा होता है। तो एक मित्र कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पढ़ने तो आ जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। कम से कम देश के संसाधन तो बर्बाद न करें और मान लें कि नहीं बन सकते अफसर तो नहीं बन सकते। गौरी भैया वहीं खड़े सब सुन रहे थे, तो वो कहते हैं कि सही बात है, बिल्कुल चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर के। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप, कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। नहीं पढ़ा पाता एक बाप अपने बच्चों को महंगे स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाता कोचिंग के पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग बिना एक ना एक दिन IAS PCS बनेंगे। किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े, ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना इनका, वो किसी महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ने से नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद से। और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। अब की बार मनोज अपने दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर जाता है, जो कि उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। पांडे पास नहीं हो पाया था, लेकिन मनोज की खुशी में खुश था। अब मेंस की तैयारी करने के लिए मनोज एक कोचिंग सेंटर जाता है एडमिशन लेने। पैसे ज्यादा थे नहीं, तो वहाँ का काम करके पढ़ने की डील कर लेता है। उसे वहाँ IAS दीप मोहन की फोटो दिखाई पड़ती है, तो वो कहता है कि ये इस कोचिंग से पढ़े नहीं है, तो उनकी फोटो यहाँ क्यों लग रही है। कोचिंग की मालकिन की बेटी जाया कहती है कि कभी किसी बड़े फिल्म स्टार से मिले हो? तुमको क्या लगता है कि वो वही तंबाकू खाते हैं जो बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। दीप मोहन की फोटो लगाने के लिए हमने उसे लाख रुपए दिए हैं, समझे। तभी वहाँ पर श्रद्धा नाम की एक लड़की आती है एडमिशन कराने, तो मनोज उनके सामने सब बक देता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह बेईमानी के सख्त खिलाफ था। मनोज और श्रद्धा के बीच बातचीत होती है, और जब श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने खुद से पढ़कर प्रीलिम्स निकाला, तो वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। मनोज बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा, और कई दिनों तक वो उसी के बारे में सोचता रहा। एक दिन श्रद्धा उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी तक आ गई। श्रद्धा ने उसके हाथ में इंजीनियरिंग की किताब देखी, तो उसे लगा कि उसने इंजीनियरिंग की है। बेचारा मनोज उसे देख उसमें इतना खो गया कि उसने उसकी गलतफहमी को दूर भी नहीं किया। श्रद्धा मसूरी की रहने वाली थी और उसे डिप्यूटी कलेक्टर बनना था, इसलिए यहाँ पढ़ने चली आई। दरअसल वो डॉक्टर की पढ़ाई करके एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। फिर एक दिन एक केस आया दहेज के चक्कर में औरत को मार डालने का। FIR में मौत का कारण एक्सीडेंट बताया गया। उसने सोचा कि अगर उसके पास पावर आ जाए तो वो इन चीजों को बदल देगी। तभी से उसने ठान लिया कि वो डॉक्टर नहीं डिप्यूटी कलेक्टर बनेगी, ताकि समाज में बदलाव ला सके। श्रद्धा सोच रही थी कि वो लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई करता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो वहीं पर काम करता है, तो भी वो उसे बिल्कुल भी जज नहीं करती। मनोज को एक बुक पसंद आती है, जो कि APJ अब्दुल कलाम के ऊपर थी, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से वो नहीं ले पाता। श्रद्धा ये देख लेती है, तो वो उसके लिए वही बुक खरीद के लाकर उसे दे देती है। तो इस सीन से आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि श्रद्धा का मनोज के प्रति कैसा व्यवहार था। जिस कोचिंग में श्रद्धा पढ़ती थी, मनोज भी उसी में जाने लगा था। तो एक दिन सर इंजीनियरिंग से जुड़ा कोई सवाल करते हैं, तो श्रद्धा कहती है कि तुम्हें तो आता होगा ना, बताओ ना। तभी उसके सामने खुलासा होता है कि मनोज ने इंजीनियरिंग नहीं की है, जिस बात से उसे बहुत बुरा लगता है कि मनोज ने उससे झूठ बोला। अगर उसने गलत समझ भी लिया था तो उसने सही भी नहीं किया। एक दिन लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर पैसे की घपलेबाजी करने का इल्जाम लगाता है, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो तुरंत नौकरी छोड़ देता है। मनोज एकदम गायब हो चुका था, पर पांडे कैसे भी उसका पता लगाकर उसके पास पहुंच जाता है, और जो नजारा वो देखता है उससे देखा नहीं जाता। वो देखता है कि वो एक आटा चक्की वाली मशीन वाले कमरे में रहता है और वहीं एक बल्ब के सहारे पढ़ाई करता है। पांडे बताता है कि श्रद्धा प्रीलिम्स की तैयारी करने अपने घर जा रही है, तो जाने से पहले उसे सॉरी कह दो। पर मनोज कहता है कि अब तो मेंस क्लियर होने के बाद ही सॉरी बोलूंगा। अंग्रेजी की परीक्षा में मनोज ऐसे लिख रहा था कि उसे देख अंग्रेजी मीडियम वाले भी घबरा जाते हैं। बाहर आकर उसे पता चलता है कि क्वेश्चन आया था टूरिज्म इन इंडिया के बारे में, लेकिन वो लिखाया टेररिज्म इन इंडिया पर। तो मतलब उसका दूसरा साल भी गया। मनोज ने कहा था कि मेंस होने के बाद ही वो श्रद्धा को सॉरी बोलेगा, तो वो मसूरी पहुंच जाता है श्रद्धा के घर, लेकिन पता चलता है कि वो तो बुआ के घर गई है। नौकर उसे फोन मिला के देता है, तो वो उसे बताता है कि मेंस नहीं निकल पाया, और साथ में सॉरी भी कहता है। बातों ही बातों में वो उसे आई लव यू भी कह देता है, ये कह के कि अब तुम भी हाँ बोल दो, हम तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर देंगे। श्रद्धा उससे कुछ नहीं बोलती और नौकर के जरिए कहलवा देती है कि वो वापस दिल्ली चला जाए। मनोज वहाँ से निकलकर अपने गाँव जाता है, तो पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही। दादी नहीं मना किया था पिताजी और मनोज को कुछ भी बताने से, ताकि दोनों अपने लक्ष्य से भटके ना। मनोज को बहुत दुख होता है कि आखिरी बार उनसे मिल भी नहीं पाया, और ना ही अब तक उनका ये सपना पूरा हो पाया उसे वर्दी में देखने का। अब घर संभालने की भी जिम्मेदारी लेते हुए मनोज वापस आकर आटे चक्की में और भी ज्यादा काम करने लगता है। दिन भर काम करता और रात भर पढ़ाई। अब एक दिन पिताजी मनोज से मिलने चले आते हैं। उन्हें अपने बच्चे की दुर्दशा देख बड़ा दुख होता है कि वो किस हालत में रह रहा है। पिताजी कहते हैं कि गाँव वापस चल, घपलेबाजी कर लिया करेंगे, उसी से पैसे कमाएंगे। पिताजी अंदर से हार गए थे, ईमानदारी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंदर से टूट चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि हम जैसे लोग बस लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाते हैं, बस
और बदलता कुछ भी नहीं। मनोज उन्हें एहसास दिलाता है कि उन्होंने किस ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी है और हमें भी उस तरह जीना सिखाया है, तो हार नहीं मानना है। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं संभाल लूंगा, आप लड़िए, बस मैं आपके साथ हूँ। इस दिन के बाद से मनोज दिन रात एक कर देता है। 15 घंटे काम करता, 6 घंटे पढ़ता और सिर्फ 3 घंटे सोता। एक दिन श्रद्धा वापस आ जाती है और मनोज से माफी मांगती है कि उस दिन बहुत गलत तरीके से बात की। तुमने एकदम से बोला तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने तुरंत 1 मिनट बाद वापस फोन किया था, पर तुम जा चुके थे। मनोज कहता है कि मुझसे उस तरह से बात करने के लिए शुक्रिया। प्यार मोहब्बत के लिए टाइम कहाँ है, बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अब मैं सीधे अपने प्रीलिम्स के बाद ही मिलूंगा, जो कि 9 महीने बाद था। पांडे इस बार भी फेल हो गया तो उसके पिताजी उस पर बहुत चिल्लाते हैं। उसकी प्रेमिका का क्लियर हो गया था तो खुशी के मारे वो बताने आती है, पर पांडे का मूड ठीक नहीं था तो उसी पर गुस्सा निकाल देता है, जिसके कारण वो उसे छोड़ के चली जाती है। मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था पर रिजल्ट देखने नहीं गया तो श्रद्धा ही उसके पास पहुंच जाती है ये खबर देने। श्रद्धा जब देखती है कि वो किस हालत में रह रहा है तो वो यही सलाह देती है कि ये सब छोड़कर तुम सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि मेंस आसान नहीं होता, मैं मदद करूंगी। मनोज कहता है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी अलग अलग है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे ही संभालना है सब। श्रद्धा कहती है कि मैं समझती हूँ, पर तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे। मनोज कहता है कि पापा कहते थे बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो, सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। अब्दुल कलाम साहब तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे और मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। मनोज जोश से तो भरा हुआ था, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए प्रैक्टिकल होना भी जरूरी था, जो कि वो था नहीं, जिसके कारण वो अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। पर श्रद्धा उसका हाथ पकड़े अभी भी उसके साथ थी। तभी वहाँ नशे में पांडे मनोज के पास आता है और कहता है कि अगर श्रद्धा मनोज से नहीं मिलती तो शायद मनोज पास हो जाता। बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी ये। मुझे भी तो छोड़कर चली गई ना, क्योंकि मैं लूजर हूँ। जब 10-12 साल बाद ये वापस आएगी और तुम कुछ भी नहीं होगे तो ये तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। ये सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। श्रद्धा रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तो मनोज उसे रोकता है। तो श्रद्धा कहती है कि तुमने उस दिन कहा था कि मैंने अगर आई लव यू बोल दिया तो मेरे लिए दुनिया पलट दोगे। मनोज आई लव यू, अब जाओ पलट दो दुनिया। मनोज भागते हुए आईएएस दीप मोहन के पास जाता है टिप्स लेने कि आखिर उसका मेंस क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा। दीप मोहन कहता है कि टाइम मैनेजमेंट करना होगा, एक सवाल को सिर्फ 9 मिनट देना होगा। वो 9 मिनट तक अपने बारे में लिखने को कहता है तो मनोज सोचता है कि ये तो आसान है, पर जब लिखने बैठता है तो 100 शब्द भी नहीं लिख पाता। दीप मोहन कहता है कि बुरा मत मानना पर तुमसे नहीं हो पाएगा। गौरी भैया कहते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही आटा चक्की चाय दुकान पर काम करते रहोगे तो सही में नहीं होगा। भैया हड़काते हुए कहते हैं कि आज से तुम मेरे कमरे में रहोगे और खाने का पूरा बंदोबस्त हो जाएगा और घर में भी पैसा भेज दिया करूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और सब चिंता भूल जाओ, मैं देख लूंगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। एक की जीत होगी ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों की जीत होगी। मनोज अब अपना पूरा समय पढ़ाई को देते हुए टूट पड़ता है अपने आखिरी अटेम्प्ट को पास करने की जिद में। श्रद्धा वापस घर चली जाती है क्योंकि उसके पीसीएस मेंस के पेपर होने वाले थे। कुछ टाइम बाद मनोज को खबर मिलती है कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है और अगले महीने इंटरव्यू है। कुछ महीने बाद खबर आती है कि श्रद्धा का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है और वो डिप्यूटी कलेक्टर बन गई है। तो मनोज को बहुत खुशी होती है और अब तक जो उसकी मोटिवेशन थी अब उसकी इंस्पिरेशन भी बन जाती है। पांडे अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है, उसे अपने पिता से बहुत सुनना पड़ता है। मनोज पास हो गया था तो वो ये खुशी पांडे को देता है, पर पांडे उसके ऊपर ही भड़क जाता है कि कभी मुझसे भी पूछ ले कि मेरा क्या हुआ। यूपीएससी का यू भी नहीं आता था तुझे, दिल्ली तुझे मैं लेकर आया, ये जो कपड़े पहने हैं वो मेरे दिए हैं, लेकिन मेरे बारे में नहीं पूछेगा तू। मनोज कहता है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने पिताजी को बोलो जो बोलना चाहता है। दरअसल पांडे का यूपीएससी करने का कभी मन ही नहीं था, वो तो टीवी पे आना चाहता था, पर पिताजी के कहने पर यहाँ आ गया और अब चारों अटेम्प्ट में फेल भी हो गया। मनोज श्रद्धा को बताने के लिए फोन करता है कि वो मेंस में पास हो गया है, पर उसे पता चलता है कि वो अब दिल्ली नहीं आ रही। उसके पिताजी को किसी ने फोन करके बोल दिया कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे, तो पिताजी ने दिल्ली जाने से रोक लगा दी। मनोज अच्छे से समझ गया था कि ये काम जरूर पांडे ने किया है, तो वो उसे फोन लगाता है, पर पता चलता है कि वो तो जेल में बंद है। वो नशा करके हंगामा काट रहा था तो पुलिस वाले ने उसे जेल में डाल दिया और उसे छुड़ाने के लिए घूस मांग रहा था, पर मनोज कायदे कानून समझाते हुए बिना घूस दिए उसे बाहर निकलवा लेता है। बाहर आकर वो पांडे पर खूब गुस्साता है कि ये तूने क्या किया। पांडे माफी मांगता है कि नशे में गलती हो गई, पर मनोज कहता है कि आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा। श्रद्धा और मनोज के बीच वैसा कभी कुछ नहीं हुआ था, तो श्रद्धा पापा को विश्वास दिलाती है कि उसने न कभी उनका विश्वास तोड़ा है और न तोड़ेगी, और एक अनजान कॉल पर विश्वास करना तो और भी गलत है। अगले ही पल हम देखते हैं कि श्रद्धा मनोज के पास होती है और अब वो सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि डिप्यूटी कलेक्टर श्रद्धा बनकर आई थी उससे मिलने। मनोज का इंटरव्यू था तो श्रद्धा अच्छे से उसे तैयार कराती है ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो दोनों पांडे के पास जाते हैं और मनोज पांडे को शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मनोज न जाने कहाँ होता। पांडे अपनी गलती मानते हुए श्रद्धा से माफी मांगता है और श्रद्धा उसे माफ भी कर देती है। जाते समय श्रद्धा मनोज को एक कागज देकर कहती है कि अभी नहीं, जब अकेले हो तब इसे पढ़ना। जहाँ इंटरव्यू हो रहा था मनोज वहाँ पहुंचकर एकदम नर्वस सा हो जाता है, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा कभी। वो पल भर के लिए एकदम सुन्न हो गया था, जैसे सब उसके दिमाग में रिवाइंड हो रहा हो कि कहाँ से उसने शुरुआत की और कहाँ पहुंचा। उसकी मार्कशीट में 12वीं फेल लिखा था, तो वहाँ का प्यून कहता है कि ये बिल्कुल मत बताना कि तुम फेल हो गए थे, झूठ बोल देना कि दादाजी
दादा या दादी मर गई थी तो सही रहेगा, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। मनोज जब अंदर जाता है तो यूपीएससी बोर्ड के चेयरमैन सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और 12वीं में फेल और दोबारा 12वीं की तो थर्ड डिवीजन, आप फेल कैसे हो गए? मनोज चाहता तो झूठ बोल देता, पर सच बताते हुए कहता है कि उस साल हमारे यहाँ नए डीएसपी आ गए थे तो उनकी वजह से चीटिंग ही नहीं हुई, इसीलिए मैं फेल हो गया। इतना सुनकर वो मनोज को बाहर जाके इंतजार करने को कहते हैं। मनोज सोचता है कि शायद अब नहीं होगा, तभी उसे वो कागज याद आता है जो श्रद्धा ने दिया था। उस कागज में लिखा था कि तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक लड़के के लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होती है कि लड़की को फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति किस ओहदे पर काम करता है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। मनोज इस बात से बहुत खुश होता है और थोड़ा इमोशनल भी। अब उसे दोबारा बुलाया जाता है तो एक मैम पूछती हैं कि आप चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, तो आपने सच ही क्यों बताया? मनोज कहता है कि मेरा मन नहीं माना कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं, तो फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग करना गलत है, हमारे यहाँ टीचर्स खुद चीटिंग कराते हैं जो कि बहुत गलत है। दूसरी मैम पूछती हैं कि अगले साल आप पास कैसे हुए, क्या फिर से चीटिंग हुई? जी मैम, सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की, अगर चीटिंग करता तो 10वीं की तरह फर्स्ट डिवीजन आती, सबकी फर्स्ट डिवीजन आई पर मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी की फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा खुशी देती है। सभी हैरान होते हैं कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? मनोज कहता है कि हमारे यहाँ इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं और ये व्यवस्था हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पर वोट देते आए हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। एक सर इंग्लिश में कुछ कहते हैं तो मनोज को समझ नहीं आता, तो सर कहते हैं कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो पर आपको सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ आती। मनोज कहता है कि भाषा तो बस एक माध्यम है, तो सर कहते हैं कि ये बस एक बहाना है अपनी कमजोरी छुपाने का। मनोज एक गिलास पानी पीने को मांगता है तो मैम कांच के ग्लास में देती हैं, तो मनोज कहता है कि मैं स्टील के ग्लास में पीऊंगा। सर कहते हैं कि पानी अगर साफ है तो स्टील के ग्लास में पियो या फिर कांच के, क्या फर्क पड़ता है? मनोज कहता है कि वही तो सर, कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे स्टील के ग्लास में हो या फिर कांच में। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। सर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि एक 12वीं फेल आईआईटी टॉपर से बेहतर है? मनोज कहता है कि बेहतर तो नहीं, लेकिन मैं उनसे कई ज्यादा योग्य हूँ। उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने देखा, उन्होंने गाँव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरे गाँव में क्या पूरे जिले में चीटिंग नहीं होगी और सब सही चलेगा। मैम पूछती है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे? मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। मैम कहती हैं कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? मनोज कहता है कि आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं गांव जाकर टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी, और अगर उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो कभी जीवन में चीटिंग नहीं करेंगे। मैं अगर वो सूरज नहीं बन सकता जो रोशनी फैलाता है, मैं फिर भी एक लैंप बन सकता हूँ जो सड़क पर उजाला लाए। इंटरव्यू खत्म होता है और मनोज बाहर आकर यही सोचता है कि जिस हिसाब से चेयरमैन का सख्त रवैया था उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वक्त आता है रिजल्ट का, तो वो मनोज देखना नहीं चाहता था पर श्रद्धा जबरदस्ती उसे ले आती है। सब आस लगाए खड़े थे कि कब गेट खुले और वो भागे अपना नाम पर्चे पर ढूंढने। मनोज खुद जाने के बजाय श्रद्धा को भेजता है देखने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन को मनोज थोड़ा एरोगेंट लगा था, लेकिन बाकी सभी सोचते हैं कि जिस हिसाब से उसकी सोच है उस तरह के इंसान की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में। अगर ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही क्या? श्रद्धा को कागज पर मनोज का नाम दिखता है जिसका मतलब वो सेलेक्ट हो गया था। श्रद्धा सर हिलाकर मनोज को बताती है कि वो सेलेक्ट हो गया है, तो मनोज खुशी के मारे एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे कई सालों से वो जिम्मेदारियों का बोझ लेके दौड़ता आ रहा हो और अब जाकर उसे आराम मिला। इतने सालों की मेहनत लगन से आगे बढ़ते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार वो आईपीएस बन ही गया। उसके लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा खुशी का दिन बन जाता है। पांडे को टीवी में आना था तो वो अब एक रिपोर्टर बन गया था। तभी वहाँ पर वही कोचिंग वाली लड़की आती है जो कि टॉपर्स को पैसे देके उनसे अपनी कोचिंग का नाम बुलवाती थी। जब उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने उसकी पोल खोली थी तो वो तुरंत भाग लेती है। जब गांव में खबर लगती है कि मनोज का सिलेक्शन हो गया है तो पूरा गांव झूम उठता है। पिताजी कहीं जाने लगते हैं तो माँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो पिताजी कहते हैं कि उस चौहान को बताने कि उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लिया है। ड्यूटी ज्वाइन करने के 1 साल बाद हम देखते हैं कि मनोज डीएसपी दुष्यंत सर से मिलने जाता है, तो वो मनोज को सैल्यूट करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते कि वो कौन है। मनोज उनके पैर छूता है और बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। दुष्यंत सर खुशी से उसे गले से लगा लेते हैं कि उसने उसकी बात का मान रखा और आज कहाँ पहुँच गया। उन्हें उस पर बहुत गर्व होता है। अब हम देखते हैं कि चंबल गांव से मनोज की बारात निकल रही होती है मसूरी के लिए। चौहान विधायक सब वहां मौजूद थे, अपने अपने जुगाड़ में हाथ जोड़े बैठे थे। सोचिए एक ईमानदार अफसर कितना बदलाव ला सकता है कि जो कल तक उधम मचाए थे आज वो हाथ जोड़े बैठे हैं। समझे आप लोग? तो चलिए शुरू हो जाइए और करिए रीस्टार्ट। यही मैसेज देते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मैंने मूवी को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि उसके सभी मैसेज, सभी सीख, सभी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये मूवी आपको यही सिखाती है कि हार नहीं माननी है। अगर फेल हो रहे हो तो फिर से रिस्टार्ट करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कभी ना कभी तो वो चाबी मिल ही जाएगी जिससे कामयाबी का दरवाजा खुलेगा। आपको बता दूं कि ये रियल स्टोरी है। मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा की असली कहानी है ये। इनके ऊपर पहले बुक लिखी गई, फिर अब ये मूवी बनी है। हालांकि फिल्म में थोड़ा बहुत ड्रामा डाला जाता है ताकि फिल्म देखने में मजा आए। तो अब तो आपको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि ये कहानी बनावटी नहीं बल्कि सच है। तो जैसे इन्होंने मेहनत करी वैसे ही आप भी मेहनत करके जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, एक्टिंग सब टॉप नॉच है। अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो आखिर में आपकी आंखों में आंसू आने ही आने हैं, चाहे आप मुझसे लिखवा के ले लो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी से थक गए हैं, हार गए हैं, वो ये मूवी जरूर से जरूर देखें। आपको अलग ही तरह का जोश मिलेगा, कुछ कर जाने का, कुछ बन जाने का। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइए और नहीं भी आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखें कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। नए लोग जो आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने मिलती रहें।